Hello guys, today's we have a very interesting topic of discussion which is life cycle of fasciola. पिछले वीडियो में हमने उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था। अब हमें देखना है कि ये कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि ये पैरासाइट है। तो टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ fasciola। fasciola डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। प्राइमरी होस्ट है शीप, सेकेंडरी होस्ट है स्नेल। प्राइमरी मतलब जो पहले जिसको अटैक करेगा दैट इज़ शीप, एंड सेकेंडरी है इसका स्नेल। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट हम कह सकते हैं, जिसमें से ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने देखा था fasciola क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है इसमें, लेकिन तब भी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट है तो, लेकिन तब भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ताकि वेरिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ओके, तो मेटिंग होता है दो फ्लूक के बीच में। तो जो मेल या हम कह सकते हैं जो स्पर्म डिलीवर कर रहा है वो फीमेल के लॉरर्स कनाल में स्पर्म डिपॉजिट करेगा, एंड फर्टिलाइजेशन फिर इंटरनल होगा ओविडक्ट में। लॉरर्स कनाल में डिपॉजिट हुआ हमारा स्पर्म एंड ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आप सामने रख सकते हैं इन केस कन्फ्यूजन हो रहा हो कि लॉरर कनाल के थ्रू स्पर्म आ रहा है एंड हमारा ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब हमें पता है कि जाइगोट बनता है। तो जो जाइगोट बना है वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में यॉर्क सेल्स से कवर हो जाता है। और ये यॉर्क सेल्स कहाँ से आ रहा है, जो यॉर्क रिजर्वियर में प्रेजेंट था। ये हमारा जाइगोट है और ये यॉर्क सेल से कवर हो जाता है, जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इस तरह के हम जाइगोट को या एग को हम एक्टोलेसिथल बोलते हैं। एक्टोलेसिथल। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में एंडोलेसिथल एग्स होता है। एंडोलेसिथल मतलब क्या होता है, जो हमारा एग है इसी के अंदर हमें यॉर्क मिलता है, कभी भी बाहर नहीं मिलता है। तो इस तरह के एग को हम एंडोलेसिथल बोलते हैं कि एग के अंदर ही यॉर्क मिलता है न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जाइगोट के बाहर हमें यॉर्क सेल्स मिल रहा है ताकि जाइगोट को न्यूट्रिशन मिल सके, और इस तरह के केस को हम एक्टोलेसिथल एग कहेंगे। कुछ यॉर्क सेल्स शेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जाइगोट के चारों तरफ बाद में एक शेल या प्रोटेक्टिव कवरिंग बनता है और ये हार्ड होता है काफ़ी, जिसके अंदर जाइगोट अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है। और शेल के एंटीरियर तरफ में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो एग्स है वो बाहर आ सके। एंड एक शेल के अंदर एक बार में 3000 शेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। यूट्रस में एक बार में 3000 शेल्स हो सकते हैं, ताकि इसमें नंबर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये सब ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि सर्वाइवल का चांसेस कम होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट है, दो होस्ट का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है दोनों होस्ट मिले। तो सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाने के लिए एक बार में इतना ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस होता है। तो हमारा ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया था। उसके बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग्स है वो शेल में एनक्लोज होके यूट्रस में जाएंगे। यूट्रस में जब पहुंच गए कैप्सूल्स, वहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट होगा जो होलोब्लास्टिक और अनईक्वल होता है, जिससे कि क्लीवेज होने के बाद हमारे सेल्स प्रोड्यूस होंगे। क्लीवेज जब ख़त्म हो जाता है तो ये जितने भी एग कैप्सूल्स है ये
लिवर फ्लूक के बॉडी से बाहर निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ गोनोपोर। ये यूट्रस के थ्रू ऊपर जाते हैं फीमेल जेनाइटल एपर्चर में, वहाँ से गोनोपोर के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं शेल्स जितने भी है। जाइगोट या फिर जो जाइगोट है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो अभी शेल के अंदर ही है, वो शेल के बाहर नहीं निकला है। और शेल जो है वो लिवर फ्लूक के, ये सपोज लिवर फ्लूक है तो इसके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं शेल्स। और लिवर फ्लूक के बॉडी से बाहर निकलने के बाद ये जो प्राइमरी होस्ट था शीप, प्राइमरी होस्ट जो शीप है उसके भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं विद द फीकल मैटर। फीकल मैटर के थ्रू ये शीप के बॉडी से भी बाहर निकल गए। तो शीप के बॉडी में ये फ्लूक प्रेजेंट था, अडल्ट फ्लूक। अडल्ट फ्लूक में कॉप्यूलेशन हुआ। यहाँ पर आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि अभी शीप अचानक कहाँ से आया। तो हमारा प्राइमरी होस्ट था शीप, शीप के बॉडी के अंदर फ्लूक आया था, ठीक है। उसने कोई ग्रास खाया जिसमें फ्लूक होगा, तो फ्लूक अंदर आने के बाद उनमें कॉप्यूलेशन हुआ। कॉप्यूलेशन होने के बाद जाइगोट बना। जाइगोट के चारों तरफ शेल्स बने, अराउंड 3000 शेल्स बन सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हमारा ओविडक्ट में हुआ था। शेल्स बनने के बाद ये यूट्रस में गए सारे के सारे शेल्स। यूट्रस से फिर ये फ्लूक के बॉडी के बाहर निकल गए और सारे शेल्स फिर फाइनली शीप के बॉडी के भी बाहर निकल गए थ्रू दी एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर फीकल मैटर से बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद फर्दर डेवलपमेंट तभी होता है शेल्स का जब उन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि उन्हें वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, 60% मॉइस्चर, एसिडिक मीडियम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, और पीएच भी रिक्वायर्ड होता है, तभी ये आगे डेवलप करेंगे। तो अब ये बाहर इन्वायरमेंट में आ चुके हैं और इनमें आगे फिर डेवलपमेंट होगा। तो फिर आगे डेवलपमेंट में ये लार्वल स्टेजेस बनाएंगे। तो हमें कौन सा लार्वल स्टेजेस देखने को मिलता है? पहला है मिरासीडियम। मिरासीडियम के बाद आएगा हमारा स्पोरोसिस्ट, फिर है रीडिया, देन इज़ द सर्केरिया एंड फिर है मेटासर्केरिया। कि ये हमारे 5 लार्वल स्टेजेस हमें लिवर फ्लूक के केस में देखने को मिलते हैं। तो एक बार ये शीप के बॉडी के बाहर आ गया और इसे अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिल रहे हैं, तब ये कैप्सूल के अंदर आगे जो जाइगोट कैप्सूल के अंदर डेवलप कर रहा था, ये आगे और डेवलपमेंट करेगा और ये बनाएगा कैप्सूल के अंदर ही मिरासीडियम स्टेज बनाएगा। ठीक है, ये अभी कैप्सूल प्रेजेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है। मिरासीडियम जब पूरा बन जाएगा, ये हमारा पहला है मिरासीडियम, तब ये कैप्सूल से बाहर निकलेगा। कैप्सूल को तोड़ के या शेल को तोड़ के, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है इसके पास, वो सिक्रीट करके कैप्सूल से बाहर निकल गया। अब मिरासीडियम का हम थोड़ा फीचर्स देख ले कि कैसा दिखता है। तो ये ओवल शेप होता है एंड इसमें ये हाईली सीलिएटेड होता है। हाईली सीलिएटेड होता है ताकि ये ईजिली स्विम कर सके। या फिर आसानी से मूवमेंट कर सके। एंड इसके बॉडी में एपिडर्मल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नंबर स्पेसिफिक है, डोर्सल, वेंट्रल एक्सेट्रा मिलाकर, बट उतना डिटेल जानना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इसका डायग्राम एक बार देख सकते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन दैट दिस इज़ द मिरासीडियम। इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो एपिकल पोर्शन है उसमें सीलिया एब्सेंट होता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ मिरासीडियम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेज में डेवलप होगा। मिरासीडियम पूरा डेवलप करने के बाद ये फिर स्नेल के बॉडी के अंदर जाएगा। स्नेल अगर इसे
ये स्नेल के बॉडी के अंदर घुस जाता है और फिर ये अपना सीलिया जो था वो खो देता है या फिर लूज़ कर देता है, सीलिया को शेड ऑफ कर देता है और स्पोरोसिस्ट लार्वा बना देता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा में हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फ्लेम सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक्सक्रीटरी पोर बनना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें वेल डेवलप हो गया है। एंड स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर ही रीडिया, जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है रीडिया, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो स्पोरोसिस्ट के ही अंदर, स्पोरोसिस्ट कितना रीडिया अंदर डेवलप कर सकता है? 5 से 8 रीडिया ये डेवलप कर सकता है। तो रीडिया जो है ये स्पोरोसिस्ट के अंदर डेवलप कर रहा है। सपोज़ ये हमारा अगर स्पोरोसिस्ट है, कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर इस तरह से रीडिया डेवलप करता है। तो रीडिया जो है स्पोरोसिस्ट के बॉडी वॉल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आता है, ठीक है। एंड इसका बॉडी रीडिया का कैसा होता है? सिलिंड्रिकल बॉडी होता है रीडिया का। एंड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप कर जाता है, इसमें फैरिंग्स होते हैं एंड माउथ, सब चीज़ डेवलप कर जाता है। तो रीडिया का आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये रीडिया का डायग्राम है, तो इसमें हमारा गट डेवलप हो चुका है एंड फ्लेम सेल्स डेवलप हो चुके हैं। रीडिया के अंदर ही नेक्स्ट स्टेज यानी सर्केरिया या फिर रीडिया का फॉर्मेशन होता है। रीडिया दोनों बना सकता है, या तो और आगे रीडिया का ही फॉर्मेशन करेगा या फिर सर्केरिया बनाएगा। ये कब होगा ये हम देखेंगे, या तो ये सर्केरिया बना रहा है या फिर और रीडिया बना रहा है। एंड इसमें बर्थ पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये सर्केरिया या फिर रीडिया इसमें से बाहर निकलेगा। कॉलर प्रेजेंट होते हैं एंड ये इस तरह के लैपेट्स प्रेजेंट है जो इसे फास्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो रीडिया और रीडिया कब बनाएगा? डॉटर रीडिया अपने अंदर कब बनाएगा? जब कंडीशंस फेवरेबल हो, या हम कह सकते हैं कि समर सीज़न में जब एनफ फूड प्रेजेंट हो। एनफ फूड क्यों प्रेजेंट है समर सीज़न में? क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो फूड ज़्यादा है तब ये और रीडिया बनाएगा। लेकिन अगर इसे लगे कि कंडीशंस अनफेवरेबल है, एज इन केस ऑफ विंटर सीज़न, तब ये जल्दी जल्दी ऑफस्प्रिंग बनाने का कोशिश करेगा, तब ये नेक्स्ट लार्वल स्टेज सर्केरिया बनाएगा। तो एक रीडिया जो है वो 14 से 20 सर्केरिया बना सकता है और सर्केरिया रीडिया के बॉडी के बाहर निकलेगा बर्थ पोर की मदद से। सर्केरिया बहुत हद तक अडल्ट फ्लूक के जैसा दिखता है, इसमें बस यही डिफरेंस होता है कि इसमें एक टेल प्रेजेंट होता है सर्केरिया के केस में। एंड इसमें सिस्टोजिनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये आप डायग्राम के थ्रू समझिए कि ये हमारा है सर्केरिया का डायग्राम। इसमें सब कुछ डेवलप हो चुका है, माउथ, ओरल सकर एंड इंटेस्टाइन, एसिटाब्यूलम, फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डेवलप हो चुका है। एंड यहाँ पे सिस्टोजिनस ग्लैंड्स है जो कि शेल बनाने में हेल्प करते हैं। तो सर्केरिया का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स शेल बनाने में हेल्प करेगा। सर्केरिया फिर स्नेल के बॉडी के बाहर आ जाता है। मेरासीडियम जो हमने देखा था कि ये पहले इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था और फिर ये स्नेल के बॉडी में चला गया था, तो ये स्नेल के बॉडी में कहीं से भी जो नेचुरल ओपनिंग्स होते हैं जैसे माउथ, रेक्टम या सॉफ्ट स्किन वाले पार्ट से ये स्नेल के बॉडी के अंदर घुस सकता है। इसलिए इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है मेरासीडियम में, क्योंकि इसे जल्दी से मूव करके अपने होस्ट को ढूंढना होता है कि जल्द से जल्द अगर होस्ट के अंदर जाएगा तो ही आगे डेवलपमेंट कर सकता है। इसलिए इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है मेरासीडियम के केस में। फिर सर्केरिया स्नेल के बॉडी से बाहर निकलेगा एंड ये वाटर वाले इन्वायरमेंट में बाहर निकलना प्रेफर करता है और किसी भी वाटर प्लांट से जाके ये अटैच हो जाता है सर्केरिया। सर्केरिया वहाँ पर जब
स्नेल के बॉडी से निकलेगा तो इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एंड तब जो सिस्टोजीनस ग्लैंड थे वो फिर सर्केरिया के बॉडी के अराउंड शेल का फॉर्मेशन करेंगे ताकि ये बाहर के इन्वायरमेंट में सेफ़ रहे। एंड ये कोई भी वाटर प्लांट से जाकर इस तरह यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर कोई शीप आकर इस सर्केरिया को खाएगा या फिर हम कह सकते हैं प्लांट को खाएगा, तो सर्केरिया फिर शीप के बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड देन ये अपना शेल को हटा देगा और फिर ये मेटासर्केरिया स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिस्ट जो है वो इंटेस्टाइन में, शीप के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा ड्यू टू द डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्ट होने के बाद ये जो मेटासर्केरिया है ये इंटेस्टाइन वॉल में घुसेगा, लिवर तक पहुंच जाएगा और फाइनली अडल्ट फ्लूक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम फैसियोला को लिवर फ्लूक भी कहते हैं। तो एक बार इन शॉर्ट जल्दी से हम लाइफ साइकिल को फिर से देखेंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे फीचर्स देखने में कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो पहले तो हमारा जो लिवर फ्लूक है वो हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन तब भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए कॉपुलेशन होगा तो लॉरर्स ग्लैंड जो फीमेल का होता है उसमें स्पर्म डिपॉजिट होगा एंड फीमेल के ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। फिर जो जाइगोट होता है वो हमारा यॉर्क सेल्स से कवर होगा। इसमें यॉर्क सेल्स बाहर होता है एग के, इसलिए हम इसे एक्टोलेसिथल टाइप ऑफ एग कहते हैं। एंड यॉर्क सेल्स शेल का भी फॉर्मेशन करते हैं जो कि हार्ड होता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जितने भी शेल्स हैं अराउंड 3000 शेल्स बन सकते हैं जो कि फिर यूट्रस में जाएंगे, फीमेल यूट्रस में जाएंगे एंड देन वहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद जब हमारा बन गया है ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो जो हम कहते हैं वो बन गया है, तब ये क्लीवेज ख़त्म होने के बाद ये लिवर फ्लूक के बॉडी से बाहर निकलेगा जो शेल है एंड फाइनली शीप के बॉडी से भी बाहर निकलेगा थ्रू दी फीकल मैटर। बाहर जब इसे अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगे जैसे पानी, 60% मॉइस्चर, अप्रोप्रिएट पीएच एंड टेम्परेचर, तब ये आगे एग के अंदर ही आगे मेरासीडियम लार्वा बनाएगा। मेरासीडियम में बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट होता है। मेरासीडियम शेल को तोड़कर बाहर आएगा एंड ये फिर स्नेल के बॉडी में घुस जाता है। स्नेल के बॉडी में कहीं से भी घुस सकता है थ्रू दी माउथ, थ्रू द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बॉडी या फिर सॉफ्ट स्किन को पेनिट्रेट करके। फिर हमारा नेक्स्ट लार्वल स्टेज जो है वो स्पोरोसिस्ट बनेगा। इसमें फ्लेम सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इसी के अंदर नेक्स्ट लार्वल स्टेज रीडिया का डेवलपमेंट होता है एंड एक स्पोरोसिस्ट अपने अंदर 5 से 8 रीडिया बना सकता है। रीडिया स्पोरोसिस्ट के बॉडी वॉल को चीरता हुआ बाहर आएगा एंड रीडिया लार्वा बनेगा जो कि सिलिंड्रिकल होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से बन चुका है एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम बन चुका है एंड इसके अंदर या तो रीडिया बनेगा या फिर सर्केरिया बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। समर सीजन में फूड ज़्यादा है तो रीडिया बनेगा, विंटर सीजन में फूड कम होता है तब सर्केरिया बनेगा एंड एक रीडिया अपने अंदर 14 से 20 सर्केरिया बना सकता है। सर्केरिया फिर रीडिया के बॉडी में बर्थ पोर होता है, उसके थ्रू सर्केरिया बाहर निकलेगा। सर्केरिया में हमारा ओरल सकर एंड बाकी सारे फीचर्स भी होते हैं। ये एक तरह से अडल्ट फ्लूक, ऑलमोस्ट अडल्ट फ्लूक की तरह ही दिखता है एंड इसमें स्पेशलाइज्ड फीचर है कि इसमें सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है जो कि शेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सर्केरिया जब स्नेल के बॉडी से बाहर निकल जाता है तब ये इस तरह, ये आप देख सकते हैं, इस तरह एक शेल का फॉर्मेशन करता है। ये सिस्ट वॉल बनाता है जो कि मेटासर्केरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है जब, या फिर हम कह सकते हैं सर्केरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है जब ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में है एंड ये फिर स्नेल के बॉडी से निकलकर वाटर प्लांट में जाकर अटैच हो जाता है ताकि जब शीप इसे खाए तब ये
शीप प्लांट को खाए तब ये भी प्लांट के साथ शीप के डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक कर जाएगा एंड मेटासर्केरिया इंटेस्टाइन वॉल में घुस जाएगा, वहाँ से वो लिवर में चला जाएगा एंड अडल्ट फ्लूक में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर ये वापस अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर सकता है। अडल्ट फ्लूक में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस वहाँ पर कॉपुलेशन करके इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर सकता है। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला इन वेरी सिंपल टर्म्स एंड यू कैन क्विकली मेक नोट्स ऑन इट, जस्ट कॉपी इट डाउन। जो जितने भी लार्वल स्टेजेस है उनका स्ट्रक्चर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल ये लाइफ साइकिल कैसे हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। So in the next video we will talk about our next organism which is Taenia.